वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हाल ही में रिलीज हुई गेम चेंजर मूवी, जो कि ऑलरेडी ट्रेंड में है दोस्तों। तो बिना इंट्रो के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के सीएम सत्या से होती है, जिसको एक डरावना सपना आता है। उस सपने में वो एक महिला और उसके बेटे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वैसे माँ बेटे की शक्ल तो दिखाई नहीं जाती, लेकिन सत्या को देखकर ऐसा लगता है कि वो उन्हें जानता है। और उनको देखकर तो सत्या की ऐसी हालत खराब हो जाती है ना कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की नौबत आ जाती है। पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस जो सत्या को लेकर जा रही थी और जिस रास्ते से लेकर जा रही थी, वहां का फ्लाईओवर ही टूट जाता है। सत्या की जान तो बच जाती है, लेकिन कई लोगों की जान चली जाती है इसमें। बाकी तो लोग सत्या को ही गाली दे रहे होते हैं कि फ्लाईओवर बनने का सारा पैसा खाकर सस्ते कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन का काम करवाया होगा, तभी तो ऐसा नुकसान हुआ। अच्छा होता कि इस हादसे में सीएम भी मर जाता। ऐसी ऐसी बातें लोग बोल रहे थे। साथ ही ये भी बोलते हैं कि सीएम मर जाता तो कम से कम 2-3 दिन की छुट्टी तो मिलती। और ये बात सत्या के दिल पे लग जाती है। जैसे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, वहां पर सत्या के 2 सौतेले बेटे देवराज और अजय पहुंच जाते हैं। ये दोनों तो इंतजार में हैं कि बस कब इनका पिता चला जाए, कब सत्या मरे मतलब, और उसके सीएम की गद्दी इन दोनों में से किसी एक को कम मिले। लेकिन यहाँ किस्मत से सत्या बच गया है। इस चीज से दोनों का मूड भी खराब हो जाता है कि ओहो, ये मौका भी चला गया, बच गया साला बुढ़ा। मतलब साफ है कि ये दोनों बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं, जो गद्दी के लिए अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो चलती हुई ट्रेन में सवार हो जाते हैं, और ये क्या, ड्राइवर को धमकाकर ट्रेन को रोक देते हैं, क्योंकि उस ट्रेन में आईपीएस ऑफिसर राम बैठा होता है। वो उसे ही मारने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि राम ने उन बदमाशों के गुटके का धंधा बंद करवा दिया था और लाखों के गुटके में आग भी लगा दी थी। तब ये देखकर राम खुद ट्रेन से बाहर आकर बदमाशों से कहता है कि अरे, कह दिया होता मेरे लिए आए हो तो मैं खुद ट्रेन से उतर जाता, बिना मतलब पूरी ट्रेन रुकवा दी। बताओ। बदमाश कहते हैं कि हमारे बॉस ने तुम्हें जान से मारने के लिए भेजा है, तो अब तेरी लाश को ही ट्रेन से भेज देंगे। इतना कहकर वो लोग राम से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन राम वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे बदमाशों की धुलाई कर देता है और उन्हें ट्रेन के ट्रैक से बांधकर उनके बॉस को वीडियो कॉल लगाते हुए कहता है, देखो 2 घंटे में दूसरी ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है, उससे पहले आ सकता है तो आजा, अपने चेलों को बचा ले, वरना याद रखना इन बदमाशों में तेरा छोटा भाई भी शामिल है, जिसकी लाश के टुकड़े 2 घंटे के बाद इस ट्रैक पर आराम से अच्छी जगह पर मिल जाएंगे तुझे। बॉस डर जाता है और तुरंत ही हेलीकॉप्टर से उड़कर राम के पास आते हुए उससे माफी मांगने लग जाता है कि सर गलती हो गई, माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर राम कहता है कि देख भाई, मेरी ट्रेन तो गई, अब ये बता मैं शहर कैसे जाऊंगा। बॉस कहता है आप मेरा हेलीकॉप्टर रख लो, उससे चले जाना, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। इसलिए राम उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहां से जाते हुए उस बॉस के छोटे भाई के साथ साथ बाकी बदमाशों की भी रस्सी काट कर उन्हें आजाद कर देता है। अगले सीन में सत्या अपनी पार्टी के सारे लोगों से कहता है कि सुनो, आज से सारे गलत काम बंद, हम ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, एक भी भ्रष्टाचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसको भी आपत्ति है वो अभी मेरी पार्टी को छोड़कर चला जाए। ये सुनकर सारे लोग तो दंग रह जाते हैं कि सीएम साहब को अचानक से क्या हो गया। लोग तो यहाँ पर एक दूसरे को ये सलाह तक दे रहे होते हैं कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, लगता है बुढ़े का दिमाग सटक गया, हमसे ज्यादा गलत काम तो ये करके बैठा हुआ है, तो फिर अचानक से ईमानदारी का नाटक क्यों। यहाँ पर कई लोग उसके सामने थे, लेकिन सीएम के आगे कौन जा सकता था, इसीलिए वो सीएम की बात मान लेते हैं। पर देवराज को पता था कि ईमानदारी की तो हमारी पार्टी कभी नहीं जीतेगी, क्योंकि हम बेईमानी से हमेशा जीतते आए हैं। ऐसा हुआ तो मेरा सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर राम अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है, क्योंकि उसने आईपीएस बनने के बाद दोबारा से आईएएस बनने की पढ़ाई की थी, जिसमें वो पास हो गया है और आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। तो वो पहले दिन सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को जमा करके उन्हें उन सारे लोगों की रिपोर्ट बनाने को कहता है जिनकी वजह से स्टेट में प्रॉब्लम चल रही है। मतलब कि जैसे गुंडे बदमाश लोग हो गए ना, उनके साथ जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग शामिल है, उन सब की रिपोर्ट। क्योंकि आज से पहले कभी इन बड़े लोगों के ऊपर किसी ने रिपोर्ट नहीं की थी, मतलब ये कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। उन सभी की रिपोर्ट राम बहुत ही जल्द मांग लेता है। अब ये सुनकर तो उन लोगों की हालत खराब हो जाती है जो लोग यहाँ रिपोर्ट्स बनाने के लाए थे, क्योंकि वो लोग तो खुद गुंडों के साथ मिलकर सारे गलत काम कर रहे थे। तो ऐसे सारे लोगों को राम तुरंत सस्पेंड कर देता है। जितने भी लोगों की रिपोर्ट बनी थी, एक एक करके सभी को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो शांति और ईमानदारी से पैसा कमाओ, गलत काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। कभी मेरे जैसा अफसर आकर तुम्हारी वाट लगा देगा और तुम बस देखते रह जाओगे। इसके बाद तो वो सारे बदमाशों के ठिकाने पर जाकर उनको सील कर देता है। तो कुछ जगहों को तो कानूनी तरीके से बॉम्ब से उड़ा भी देता है। पहले दिन राम के नाम से सारे गुंडों में दहशत फैल जाती है कि बड़ा खतरनाक आया हुआ है ये। अब आगे देखते हैं तो राम के भाई की शादी है, जिसमें राम के दोस्त भी आए होते हैं। तो उसके दोस्त उसको काफी ज्यादा शराब पिलाकर पूछते हैं कि बड़ा कड़क किस्म का इंसान है यार तू, पर कभी तेरे से कोई लड़की पटी भी नहीं, क्योंकि वो तो तुझे देखकर ही डर जाती होगी। तो राम कहता है कि नहीं यार, मेरे गुस्से की वजह से ही एक लड़की पटी थी 10 साल पहले, लेकिन उसके बाद मैंने उसे कभी देखा नहीं। कई बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाई। इसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राम कॉलेज में नया नया आया हुआ था
वहां आते ही राम कॉलेज के उन बदमाशों को जो नशा वगैरह का सामान कॉलेज में बेचते थे और बाकियों को बुली करते थे, उनकी पहले जमकर पिटाई कर देता है। फिर वो एक प्रोफेसर को उसकी बेटी दीपिका के सामने ही मारने लगता है, ये कहते हुए कि तो क्लास की लड़कियों को छेड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स राम को कहते हैं कि अरे यार, गलत प्रोफेसर को पीट दिया तूने, वो तो दूसरा प्रोफेसर था जो लड़कियों को छेड़ता था। राम को भी जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो दीपिका और उसके पिता दोनों से माफी मांगता है, लेकिन दीपिका उस पर केस कर देती है, जिस वजह से राम जेल में चला जाता है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स दीपिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उससे गलती हो गई, और जो बुरा प्रोफेसर था उसके बारे में भी बताते हैं कि राम ने धोखे में तुम्हारे पिता को मारा, जबकि वो तो उस गुंडे प्रोफेसर को मारना चाहता था। इस वजह से दीपिका अपना केस वापस ले लेती है। और यहीं पर दोस्तों राम दीपिका को देखते हुए उसका दीवाना हो गया था। दीपिका भी राम को मन ही मन पसंद करने लग गई थी, लेकिन वो उसको बताती नहीं, क्योंकि राम जब देखो किसी न किसी को मारता पीटता रहता। राम से कहती है कि देखो, अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो तो मैं तुमसे बात करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो राम काफी कोशिश करके अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन जब दीपिका राम के साथ कहीं जाती है तब कुछ बदमाश दीपिका को गलत कमेंट्स पास करते हैं। तो राम को बड़ा गुस्सा आ रहा था उन लड़कों को देखकर, लेकिन दीपिका उसको शांत कर देती कि रुक जाओ, लड़ाई मत करो। लेकिन जैसे ही दीपिका वहां से जाती है ना, राम सारे गुंडों को खूब मारता है जिन्होंने दीपिका को गलत कमेंट्स पास किए थे उनको। लेकिन दीपिका कहीं गई नहीं थी, उसे पता था कि राम इनको मारने जरूर आएगा। तो वो उससे कहती है, तुम लोगों को मारना ही चाहते हो ना, तो एक काम करो, कोई ऑफिसर बन जाओ, ताकि गलत लोगों को उनके गलत कामों के लिए सजा दे पाओ। लेकिन कभी आईपीएस ऑफिसर मत बनना, वरना तुम हर अपराधी को सिर्फ मारोगे नहीं, बल्कि उसका एनकाउंटर ही कर दोगे। इसीलिए आईएएस ऑफिसर बनना। अगर आईपीएस बने तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, याद रखना इस बात को। ये सुनकर तो राम दिल लगाकर पढ़ाई करता है ताकि आईएएस बन पाए, लेकिन सिर्फ कुछ मार्क्स कम होने की वजह से वो बन नहीं पाता और मजबूरन उसको आईपीएस ऑफिसर बनना पड़ता है। ये होते ही दीपिका राम से बात करना बंद कर देती है, और यही वजह थी कि राम आईपीएस बनने के बाद भी कई बार एग्जाम देता रहा ताकि आईएएस बन पाए। 10 साल लग गए उसे आईपीएस से आईएएस बनने में, लेकिन तब तक दीपिका कहीं दूर जा चुकी थी और अब तो राम को भी नहीं पता कि दीपिका कहां पर रहती है। अब प्रेजेंट टाइम में राम को पता चल जाता है कि देवराज और उसके गुंडे इलीगल तरीके से माइनिंग का काम कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे देवराज के आदमियों को जेल में डाल देता है, जिनकी बेल तक नहीं हो सकती बेल, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर ने खुद उनको अंदर किया था केस करने के बाद, तो नहीं छोड़ सकते इतनी जल्दी। इस चीज से देवराज का दिमाग घूम जाता है कि ये अभी का आया हुआ अफसर मुझसे पंगा लेने चला, इसको औकात दिखानी पड़ेगी। दूसरी ओर राम को उसके दोस्तों से पता चलता है कि दीपिका कहां पर रहती है। उसे पता चलता है कि वो अभी एक ओल्ड एज होम चलाती है जिसमें वो बूढ़े लोगों का ख्याल रखती है। राम तो तुरंत उससे मिलने जाता है, जिसको देखकर तो दीपिका एकदम से खुश, क्योंकि राम आईएएस जो बन गया था उसने भी अभी तक शादी नहीं की होती है, क्योंकि उसे पता था कि राम आईएएस बनकर जरूर उसके पास आएगा। राम भी बड़ा खुश हो जाता है। तो दीपिका उसे ओल्ड एज होम में रह रहे बूढ़े लोगों से मिलवाती है। उन्हीं में एक अंधी महिला भी होती है जिसका नाम देवी होता है। दीपिका बताती है कि ये देवी का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो हमेशा सीएम को अलग अलग चीजों की पिटीशन लिखती रहती है, लेकिन कभी जवाब नहीं आया। राम जैसे ही उन पिटीशन को पढ़ता है वो हैरान हो जाता है कि ये सारे पिटीशन तो काफी स्ट्रांग है, इस पर सीएम को ध्यान देना चाहिए था। इसलिए वो देवी से कहता है कि अगले हफ्ते सीएम आ रहे हैं, मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा, आप सामने से वो सारी बातें उनको बता देना जो आपने पेजेस में लिखी हुई है। कुछ देर के बाद ही देवराज अपने गुंडों की जमानत करवाने राम के पास आता है, लेकिन राम पहले से बाकी लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। तो वो सीधे देवराज से कहता है कि जब आपका नंबर आएगा तभी अंदर आना, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर तो देवराज का दिमाग घूम जाता है कि ये मुझे इंतजार करने को बोल रहा है मुझे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता उस समय। तो वो इंतजार करते हुए बाहर बैठ जाता है। मीटिंग तो करीब 6 घंटे चलती है। जिंदगी में पहली बार देवराज ने किसी ऑफिसर से मिलने के लिए 6 घंटा इंतजार किया, लेकिन इंतजार का कोई फायदा नहीं हुआ। राम कह देता है कि मैं केस वापस लूंगा ही नहीं, माफ करना इतनी देर इंतजार कराने के लिए, अब आप जा सकते हो। देवराज उसको धमकी देते हुए कहता है कि देख अफसर, मंत्री से पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रहा, तू पछताएगा। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। वो चाहता तो राम को मरवाने की कोशिश करता, लेकिन देवराज और राम के झगड़े के बारे में सबको पता चल चुका था, और अगर अभी राम को कुछ हो गया तो सारा का सारा आरोप देवराज पड़ जाएगा और उसका सीएम का सपना टूट जाएगा। तो वो चाहकर भी राम को कुछ कर नहीं पाता। अब अगले सीन में सत्या वाइजैक में भाषण के लिए आया होता है। तो राम और दीपिका दोनों देवी को सत्या के पास लेकर आ जाते हैं, मगर ये क्या, देवी को देखकर तो सत्या के पैर कांपने लगते हैं, मानो कि उसके डरावने सपने में दिखाई देने वाली वो महिला देवी ही हो। देवी देवराज के सामने ही सत्या को बच्चों के दूध में मिलाए जाने वाले केमिकल के बारे में बताती है, जिसको पीकर बच्चे बेचारे मारे जा रहे हैं। ये दूध की कंपनी देवराज और उसके गुंडे ही चलाते हैं। तो वो कहती है आपको तुरंत उन पर एक्शन लेना होगा। ये सुनकर देवराज देवी से कहता है कि पागल बुढ़िया, जो मन में आए बक रही है और हम यकीन कर लेंगे तुम्हारी बातों पर। तब राम सत्या को दूध के सैंपल की रिपोर्ट दिखाता है, जो देवी की बात को सच साबित कर देते हैं। हजारों लोग भाषण देखने आए थे और सबके सामने कंपनी का नाम खराब होता हुआ देखकर
देवराज तो देवी और दीपिका को स्टेज से धक्का मारकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन राम उनको नीचे गिरने से बचा लेता है। अब वो गुस्से वाला इंसान तो है ही, तो वो अनजाने में ही देवराज को सबके सामने घसीट कर थप्पड़ मार देता है और फिर मामले को अस्त व्यस्त होता हुआ देखकर सत्या देवराज को भेज देता है। लेकिन देवराज भी कहाँ बैठने वाला था, वो सत्या से कहकर राम को सस्पेंड करवा देता है। ऊपर से मंत्री के ऊपर हाथ उठाने के लिए राम पर केस भी करा देता है। सत्या ने राम को सस्पेंड तो कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ राम को सस्पेंड नहीं करता, देवराज के काले करतूत जानने के बाद उसको हमेशा के लिए पार्टी से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि तू सीएम बनना चाहता था ना, सीएम तो दूर की बात है, तू अब पार्टी में दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। देवराज से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, तो वो गुस्से में वहीं पर सत्या को मार देता है, जिसके बाद वो ये अनाउंस करता है कि मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे अपने सीएम की पोस्ट दे दी थी, इसलिए अब से मैं आंध्र प्रदेश का नया सीएम हूँ। बाकी ऑफिसर्स तो देवराज के साथ थे, तो वो लोग नकली प्रूफ भी दिखा देते हैं कि अगला सीएम देवराज ही होगा, और ये सत्या ने खुद कंफर्म किया है मरने से पहले। दूसरी ओर अपने सस्पेंशन से राम को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन दीपिका कहती है ये तो अच्छी बात है, हमें टाइम मिल जाएगा कुछ टाइम एक साथ गुजारने का, तो इसी टाइम के अंदर अपनी शादी कर लेते हैं। राम भी मान जाता है और उन दोनों के बड़े धूमधाम से शादी करा दी जाती है। पर आज ही देवराज के नए सीएम बनने का शपथ समारोह होने वाला था, इसलिए सारे उसके गुंडे खुशी के मारे शहर में दंगा फसाद शुरू कर देते हैं। राम शादी खत्म करके घर तक भी नहीं गया था कि कुछ पुलिस वाले देवराज को थप्पड़ मारने के आरोप में उसे पकड़ लेते हैं और वहीं से सीधा जेल लेकर जाने लगते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि यह सब देवराज का बनाया हुआ प्लान था। वो सब राम को हथकड़ी से बांधकर सड़क के बीच में छोड़ देते हैं, जहां चारों तरफ से देवराज के गुंडों ने राम को मारने के लिए उसको घेर लिया होता है, लेकिन वो उसकी जान ले पाते कि तभी सत्या का सबसे खास दोस्त सारी जनता के सामने आकर कहता है कि सत्या ने मरने से पहले अपने बयान रिकॉर्ड किए थे कि उनके मरने के बाद अगला सीएम कौन बनेगा, यह सब उन्होंने बताया। ये सुनकर देवराज के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि बस हो गया मेरा काम, सत्या तो कभी मुझे अगला सीएम बनाने को तैयार ही नहीं था, तो आखिर उसने किसको सीएम बनाया होगा। और दोस्तों, जो उसका शक होता है ना, वही चीज हो जाती है। सत्या ने मरने से पहले अपनी आखिरी वीडियो में साफ कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मैं अपनी गद्दी अपने बेटों को ना देते हुए IAS ऑफिसर राम को दे रहा हूँ। आज से राम बनेगा आंध्र प्रदेश का नया सीएम। ये बात फैलते ही सारे पुलिस वाले जिन्होंने देवराज के कहने पर राम को मारने के लिए उसको गुंडों के हवाले कर दिया था, वो सभी उसके पैर पर गिरकर उससे माफी मांगते हैं। आर्मी और पुलिस की फौज तुरंत राम की सेफ्टी के लिए उसको चारों तरफ से घेर लेती है। उसको लेने के लिए कई पुलिस के हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं। एकदम से पूरा माहौल बदल जाता है, लेकिन राम को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, सत्या ने मुझे ही क्यों सीएम बनाया। उसके सीएम बनने से सारे लोग एकदम खुश हो गए थे, क्योंकि लोगों को पता था कि राम इतना अच्छा इंसान है। लेकिन ये चीज देवराज से बर्दाश्त नहीं होती कि राम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सपना तोड़ दिया, इसे अब मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। अगले सीन में सत्या का दोस्त राम को बताता है कि आखिर सत्या ने मरने से पहले तुम्हें सीएम क्यों बनाया। जिसके बाद हम कुछ सालों पहले का सीन देखते हैं, जहां राम के पिता अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करते थे। जब भी गांव में लोगों के ऊपर अत्याचार होता तो राम के पिता धरने पर बैठ जाते ताकि गांव वालों को इंसाफ मिल पाए। इसी वजह से पूरे गांव वाले उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। कुछ लोगों ने राम के पिता से कहा कि तुमको एक पार्टी शुरू करनी चाहिए, जनता का सपोर्ट तो हमारी तरफ है ही, तो जीत जाने के बाद गांव के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। राम के पिता इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि राजनीति बहुत ही बेकार चीज होती है, इंसान को गद्दार बना देती है, रिश्वत लेना सिखाती है, सारे गलत काम सिखाती है। राम के पिता का दोस्त नंदू और बाकी गांव वाले कहते हैं कि इस पार्टी का एक ही उसूल होगा कि हम बिना पैसे की पार्टी बनाएंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे। और जब इस तरह के वादे होते हैं तो राम के पिता पार्टी बना लेते हैं। पूरे आंध्र प्रदेश की जनता उनके साथ थी, उनका जीतना तो बिल्कुल तय था, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक परेशानी थी। नेता ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों के सामने भाषण देकर उनको अपनी तरफ कर सके। लेकिन राम के पिता हकलाते थे, कुछ शब्द बोलने के बाद उनकी आवाज अटक जाती थी, इसीलिए वो भाषण देने के लिए सत्या नाम के आदमी को रखते हैं। वही सत्या जिसको देवराज ने मारा। दोस्तों, राम के पिता भाषण लिखते और सत्या उसको लोगों के सामने बोल देता, और फिर धीरे धीरे हुआ ये कि लोग सत्या के भाषण सुनने में दिलचस्पी दिखाने लग गए। तो राम के पिता जब चुनाव होने वाला था तो खुद की जगह सत्या को ही चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर देते हैं। उनका भरोसा था कि चाहे सीएम मैं बनूं या मेरी पार्टी का कोई दूसरा इंसान, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मकसद तो हम सभी का एक ही है और वह है लोगों की मदद करना। लेकिन चुनाव आने से पहले पार्टी का प्रचार भी तो करना पड़ता है, इसके लिए पैसे लगेंगे। तो नंदू और सत्या राम के पिता से कहते हैं कि देखो, कुछ बड़ी कंपनीज है जो हमें अच्छे पैसे देने को तैयार है ताकि हम प्रचार कर पाए, तो हमें उनसे पैसे ले लेने चाहिए, है ना। राम के पिता कहते हैं कि देखो, हमने कहा था किसी से पैसे नहीं लेंगे, ये वही कंपनी के लोग हैं जिन्होंने हमारे गांव के लोगों को लूटा है, और वो हमें पैसे अभी इसीलिए दे रहे हैं ताकि चुनाव जीतने के बाद हम उनके इशारों पर नाचे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर प्रचार के बगैर पार्टी नहीं जीतती है तो मैं कल ही जा रहा हूँ पार्टी रद्द करने के लिए। बस हम ये पार्टी खत्म करके फिर पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था राजनीति अच्छी चीज नहीं है,
वो अच्छे अच्छे इंसान को बुरा बना देती है। लेकिन ये चीज उस समय खुद नंदू और सत्या को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो चुपके से उन कंपनी वालों से पैसे ले लेते हैं। और जब रात को राम के पिता अपनी पत्नी और छोटे राम के साथ घर जा रहे होते हैं, तभी नंदू और सत्या वहां पर आकर उन्हें घेर लेते हैं ताकि सभी को मार दे। राम के पिता अपनी पत्नी और अपने बेटे को झाड़ियों में छुपा तो देते हैं, लेकिन उनको नंदू और सत्या पकड़ लेते हैं और कहते हैं, भैया आपने सही कहा था, राजनीति इंसान को गद्दार बना देती है, जैसा कि देखो आज हम बन चुके हैं। इसके बाद सत्या राम के पिता को चाकू की मदद से वहीं पर मार देता है और उसके बाद वो नंदू को भी नहीं छोड़ता। सोचता है कि कहीं आगे चलकर ये मेरी सच्चाई दुनिया को ना बता दे। ये सारी चीज उस समय दूर से राम की माँ देख लेती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही अंधी महिला देवी है, जो सत्या से मिलने उस समय स्टेज पर आई थी। और देवी वो इंसान है जिसको सत्या अपने डरावने सपने में देखता था। अब राम के पिता के मरने के बाद सत्या चुनाव जीतकर आंध्र प्रदेश का नया सीएम बन जाता है। उसने नंदू के दोनों बेटों को गोद भी ले लिया था, जो कि देवराज और अजय हैं। लेकिन मरने से पहले उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत इंसान है, इसीलिए उसने राम को अगला सीएम बनाया, जो जगह राम के पिता की थी असली में। ये सारी बातें जानकर प्रेजेंट टाइम में राम एकदम से हैरान हो जाता है। उसको अब जाकर पता चलता है कि जिस देवी से वो मिला था वो उसकी माँ है, इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि माँ मैं आ गया हूँ, तेरा राम तेरे पास आ गया है। वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन राम को छूकर वो महसूस कर लेती है कि तू सच में मेरा ही बेटा है। असल में हुआ ये था कि पति के मरने के बाद से ही देवी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए उन्हें पागल खाने में रख दिया गया और राम को किसी दूसरे परिवार ने बचपन में अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए उसको नहीं पता था कि उसके असली माता पिता कौन है। लेकिन आज उसे सब क्लियर हो गया है। अब अगले सीन में राम को शपथ लेनी थी सीएम बनने की, लेकिन तब देवराज कहता है कि ये सीएम नहीं बन सकता, इसको पहले आईएएस की पोजीशन छोड़नी होगी। बाकी लोग कहते हैं कि ठीक है अभी छोड़ देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और देवराज कहता है कि अभी तक ये सीएम नहीं बना है, इसका रिजिग्नेशन लेटर सरकार को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसके खिलाफ थप्पड़ मारने की कंप्लेंट को वापस नहीं ले लेता। कंप्लेंट वापस होगी तभी ये आईएएस की पोजीशन से हटेगा, उसके बाद ही सीएम बन पाएगा। लेकिन मैं कभी इसको सीएम बनने नहीं दूंगा, तो भूल जाओ कि कंप्लेंट में वापस लेने वाला हूँ। अगर ये चाहता है कि मैं कंप्लेंट वापस लूं और इसका सस्पेंशन खत्म हो जाए, तो सीएम की पोस्ट इसे मुझे देनी होगी, वरना ना तो ये कभी सीएम बनेगा और ना कभी सस्पेंशन से बाहर आ पाएगा। ये बातें सुनने के बाद राम परेशान हो जाता है कि अब करे तो करे क्या। इसीलिए वो देवराज से कहता है कि ठीक है सीएम आप बन जाओ, मुझे आईएएस ही रहने दो, क्योंकि राजनीति मुझे करनी नहीं आती। देवराज और उसकी पार्टी बड़ी खुश हो जाती है कि देवराज अब अगला सीएम बन जाएगा। लेकिन सीएम बनने के बाद भी वो राम की सस्पेंशन नहीं हटाता और राम से कहता है कि बेटा यही तो राजनीति है, तू नहीं समझेगा, बच्चा है अभी, जाकर सो जा, अभी तू आईएएस भी नहीं बन रहा। अब सीएम बनने के बाद देवराज अपनी कुर्सी पर बैठता है कि राम दोस्तों आईएएस वापस ना बनने की वजह से एक इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, क्योंकि देश भर के आईएएस ऑफिसर ने ये पिटीशन डाली थी कि राम को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। इस वजह से अगले 2 महीने के अंदर नए चुनाव की घोषणा कर देता है कि 2 महीने में सीएम का चुनाव होगा, जो जीतेगा वही अगला सीएम कहलाएगा। ये सुनकर तो देवराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभी तो कुर्सी पर बैठा था, अभी इसने मेरी वोट लगा दी। पर उसे इस बात की थोड़ी तसल्ली भी थी कि राम को तो सिर्फ चुनाव कराना आता है, लेकिन धोखेबाजी से कैसे चुनाव जीता जाता है वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं भी देखूं ये राम मुझे चुनाव जीतने से कैसे रोकेगा। तो दोस्तों अब राम जितने भी करप्ट ऑफिसर्स थे जो चुनाव को नेताओं के हिसाब से कराते थे, उन सभी को सस्पेंड कर देता है ताकि चुनाव कानूनी तरीके से बिल्कुल सही से हो। इसके बाद तो राम अलग अलग गांव में जाता है ताकि जान सके कि लोग किसको और किस लिए वोट करना चाहते हैं। तो राम को गांव वालों से पता चलता है कि सभी काफी ज्यादा गरीब हैं। चुनाव के टाइम सत्या की पार्टी ने उन सभी को 2000 रुपया दिया था, जिससे महीने भर का राशन का बंदोबस्त हो गया था, इसीलिए लोग सत्या की पार्टी को वोट देते थे। तब राम कहता है कि देखो ये लोग आपको 2000 देकर जीतने के बाद 2 रुपए की चीजें 200 में बेचेंगे और आपके दिए हुए 2000 के बदले आपसे ही 20,000 छीन लेंगे, इसलिए इस बार ईमानदारी से वोट कीजिएगा। राम ने सत्या के दोस्त से कहकर अपोजिशन में दूसरी पार्टी खड़ी की थी ताकि देवराज को जीतने ना दिया जाए। राम कहता है कि इस बार देवराज आपको 2000 देने आए तो उससे 20,000 मांगना। आप सभी का लूटा हुआ बहुत पैसा है उसके पास और देखना वो आपको 20,000 भी देगा। और दोस्तों होता ऐसा ही है, देवराज को तो चुनाव जीतना था तो वो सभी को 20-20 हजार देने लग जाता है। सारा जमा काला धन उसका खत्म हो चुका था, लेकिन उसको टेंशन नहीं थी क्योंकि जीतने के बाद वो एक ही हफ्ते में सारा पैसा वसूलने भी वाला था। अब आता है चुनाव का दिन, तो जहाँ पर वोटिंग मशीन लगाई जाती है उसमें से एक जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जो कि देवराज के आदमियों ने कराया था। तब देवराज राम से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, कल के दिन वोटिंग होगी। मैंने टोटल 7 जगहों पर बॉम्ब लगाया, कल मेरा हर आदमी कई बार फर्जी वोट देने आएगा। एक को भी तूने रोका तो न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, सोच भी नहीं सकता तू वो सब। राम परेशान हो जाता है क्योंकि शहर में हजारों जगहों पर वोटिंग होने वाली है, उसमें से बॉम्ब किस पोलिंग बूथ में है ये ढूंढना लगभग नामुमकिन है।
इसीलिए अगले दिन जब वोटिंग होती है तो देवराज के गुंडे एक बार वोट डालने के बाद उंगली में लगी इंक को साफ करके फिर से वोट डालने आ जाते हैं। कई लोग जो ईवीएम मशीन पे काम कर रहे थे उनकी कंप्लेंट भी राम को मिलती है कि कुछ लोग बार बार आकर वोट कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, बॉम्ब के खतरे की वजह से राम कुछ नहीं कर पाता। पर वो भी ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं था। जितने भी देवराज के लोग इंक को केमिकल से मिटा रहे थे उन केमिकल के अंदर राम ने पहले से मिलावट करके रखी हुई थी, जिस वजह से सारे फर्जी वोट वालों की उंगलियां बिल्कुल अजीब तरह से सोच जाती है और वो सारे बदमाश डर जाते हैं। डॉक्टर्स राम की परमिशन के बगैर उनका इलाज तक नहीं करते, इसलिए डर के मारे वो सारे गुंडे राम को बता देते हैं कि हमने किस पोलिंग बूथ में कितनी बार फर्जी वोट डाले। इसीलिए राम उन सारे बदमाशों को जेल में डालकर उन सभी पोलिंग बूथ में दोबारा वोटिंग करने का ऑर्डर पास कर देता है। देवराज के हर कदम से राम 2 कदम आगे चल रहा था, इसलिए देवराज दोबारा पैंतरा आजमाता है। वो राम के खिलाफ एक कंप्लेंट कर देता है कि हमारी पार्टी की शुरुआत करने वाला इस राम का पिता है, तो ऐसा इंसान जिसके बाप की पार्टी चुनाव में खड़ी हो उसका बेटा इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, ये कानून के खिलाफ है। देवराज तो प्रूफ के तौर पर राम के माता पिता की फोटोज दिखाकर देवी को ऑफिसर्स के सामने लेकर आ जाता है, तो देवी भी सभी के सामने कह देती है कि राम मेरा ही बेटा है। जो सुनकर ऑफिसर राम से कहते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें अभी इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन से निकाला जाता है। लेकिन राम तब सबके सामने कह देता है कि देवी मेरी माँ नहीं है, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो हम इनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। देवी का दिल टूट जाता है यहाँ पर। तो ऑफिसर्स राम से कहते हैं कि ठीक है, कल तुम दोनों का डीएनए टेस्ट होगा, अगर साबित हुआ कि तुम देवी के बेटे हो तो तुम्हें अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। अब रात को राम अपनी माँ से मिलने जाता है और उनसे माफी मांगता है कि सबके सामने मैंने इनकार कर दिया आपको अपनी माँ मानने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको माँ मान लेता तो वो लोग मुझे इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन से हटा देते और देवराज जीत जाता। तब उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे पता है मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, तो जो चाहता है वही कल होगा। लेकिन सुबह होते ही देवी कहीं गायब हो चुकी थी। राम जब उनका मोबाइल चेक करता है तो उसमें गूगल हिस्ट्री से राम को पता चलता है कि उसकी माँ ने तरीका निकालने की कोशिश की थी कि कैसे डीएनए टेस्ट से बच पाए। इसीलिए राम एक एसिड फैक्ट्री में जाता है और जो उसका शक था वही चीज हो जाती है, क्योंकि एक एसिड के कंटेनर के पास देवी के चप्पल रखे हुए थे। यानी कि डीएनए टेस्ट ना हो, देवी ने खुद के शरीर को ही खत्म कर दिया ताकि उसका बेटा देवराज को जीतने ना दे। बेचारा राम वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाता है और डीएनए टेस्ट ना होने की वजह से ये साबित ही नहीं हो पाता कि राम देवी का बेटा है। इसीलिए ये केस लैक ऑफ एविडेंस की वजह से क्लोज कर दिया जाता है। अब चुनाव भी हो चुके थे, सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि देवराज की पार्टी के जीतने के चांसेस 20% भी नहीं है। देवराज समझ चुका था कि ये एग्जिट पोल्स एकदम सही है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं वोटों की गिनती होने से उसे रोक दूं, मैं सारे ईवीएम बर्बाद कर दूंगा ताकि चुनाव दोबारा से कराया जाए। इसीलिए जहां वोट की गिनती हो रही थी वहां देवराज के गुंडे पहुंच जाते हैं ताकि ईवीएम को बर्बाद कर पाए। लेकिन राम खुद और उन्हें गुटके वाले बदमाशों के साथ मिलकर देवराज और उसके गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। सारे गुंडों को मारकर राम उन्हें जेल भेजता है, लेकिन फिर भी देवराज काउंटिंग वाली जगह में घुसकर ईवीएम्स को तोड़ने की कोशिश करता है। उसने करीब 25 ईवीएम तोड़ दिए थे, पर अब तक राम मार मार कर देवराज की हालत खराब कर देता है। लेकिन वो उसकी जान लेता इससे पहले वो अपने हाथ रोक लेता है, क्योंकि अब वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर है जो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। और फिर काउंटिंग कर रहे लोग राम को बताते हैं कि देवराज ने 25 ईवीएम्स तोड़े जिनमें 50,000 वोट्स थे। अगर हम पूरे देवराज की पार्टी को दे भी दें तो भी ये नहीं जीतेगा, क्योंकि इसकी पार्टी को 2 लाख और अपोजिशन को 11 लाख वोट मिले हैं। इस तरह आखिरकार देवराज की पार्टी की हार हो जाती है और जो पार्टी जीतती है वो सत्या के दोस्त वाली पार्टी होती है। और फिर राम भी इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से रिजाइन कर देता है और उस पार्टी का अगला सीएम बन जाता है, क्योंकि ये पार्टी राम ने खुद ही बनवाई थी ताकि जीतने के बाद वो अगला सीएम बन जाए। जो सपना राम के पिता ने देखा था लोगों की भलाई करने का, बिना धोखेबाजी के सरकार चलाने का, आज राम उनके सपने को साकार करने वाला है। वो लोगों से वादा करता है कि हम सबके लिए जिनके पास घर नहीं है घर बनवा कर देंगे। हमने एक बस फैसिलिटी शुरू की है जो हर समय आपके पास आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसके बाद। और तब लोग कहते हैं कि ये सारे काम करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं क्या? राम कहता है कि जब नेता अपना जेब गर्म करना छोड़ देगा पूरा देश खुद तरक्की कर जाएगा अपने आप। पूरे आंध्र प्रदेश की जनता राम से काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, और माफ करना मुझे जुकाम लगा हुआ है तो थोड़ा आवाज में क्लैरिटी कम हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।